नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जिसमें एक छात्र नेता जो अपना पहला ही चुनाव बुरी तरह हार गया था, भारत के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से एक बन जाता है। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर की। सवाल तो यही है कि आखिर एक छात्र नेता जो अपना कॉलेज का चुनाव भी हार गया था, वो भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का मुख्यमंत्री बना तो बना कैसे? सच में ये एक असाधारण राजनीतिक बदलाव की कहानी है। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है अजय सिंह बिष्ट, एक छात्र नेता जो कॉलेज चुनाव में छठे स्थान पर रहे थे, और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, 5 बार के सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के प्रमुख। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अजय योगी बना कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से, राजनीति और मठ के दुनिया से बहुत बहुत दूर। तो अजय सिंह बिष्ट एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आते थे। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे। उन्होंने भी छात्र राजनीति में हाथ आजमाया, एबीवीपी ज्वाइन की। लेकिन देखिए, जब एबीवीपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें भारी हार मिली। वो छठे स्थान पर रहे। उस वक्त सच में कोई नहीं कह सकता था कि ये उनके एक असाधारण सफर की बस एक शुरुआत थी। कॉलेज खत्म हुआ और नौकरी की तलाश अजय को दिल्ली ले आई, और यहीं पर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी एक अचानक मुलाकात हुई अपने दूर के चाचा, गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ से। बस यही वो मुलाकात थी जिसने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही पलट दी। तो अब कहानी अजय से हटकर उस संस्था पर आती है जिसके वो वारिस बनने वाले थे, गोरखनाथ मठ, जो सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन गोरखनाथ मठ हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम उसे जानते हैं। शुरुआत में ये एक सेक्युलर संस्थान था, मतलब यहाँ पर सभी जातियों और धर्मों का स्वागत था। सोचिए, इसकी दीवारों पर गोरखवाणी और कबीर दोनों के दोहे खुदे हुए थे। लेकिन समय के साथ इस मठ का पूरा चरित्र बदलने वाला था। तो ये बदलाव आया कैसे? ये स्लाइड दिखाती है कि ये दशकों में धीरे धीरे हुआ। 1937 में महंत दिग्विजयनाथ ने मठ को हिंदू महासभा से जोड़ा। फिर 1949 में अयोध्या में हुए एक 9 दिवसीय पाठ के बाद बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई। उनके बाद आए महंत अवैद्यनाथ, जिन्होंने इस राजनीतिक विरासत को और भी आगे बढ़ाया। वो राम मंदिर आंदोलन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बने, और 1991 में तो वो बीजेपी के टिकट पर सांसद भी चुन लिए गए। मतलब साफ था, मठ अब पूरी तरह से राष्ट्रीय राजनीति का एक मजबूत किला बन चुका था। और यहीं पर ये दोनों कहानियां आकर एक हो जाती हैं। एक तरफ अजय बिष्ट और दूसरी तरफ ये राजनीतिक मठ। और ये बदलाव अविश्वसनीय रूप से तेज था। सोचिए जरा, नवंबर 1993 में अजय बिष्ट मठ पहुंचे, और कुछ ही महीनों के अंदर 15 फरवरी 1994 को सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें नाथ संप्रदाय में दीक्षा दी गई और महंत अवैद्यनाथ का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। और इसके साथ ही अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर रख दिया गया योगी आदित्यनाथ। एक पहचान खत्म हुई और दूसरी का जन्म हुआ। और इसके ठीक 4 साल बाद, सिर्फ 26 साल की उम्र में, वो लोकसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। उन्होंने सीधे अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की राजनीतिक सीट विरासत में संभाली थी। लेकिन ये जीत उतनी आसान नहीं थी। शुरुआती जीत का अंतर बहुत मामूली था, और ये एक साफ संकेत था कि सिर्फ गुरु के नाम के सहारे राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। उन्हें अपनी खुद की जमीन तैयार करनी थी, अपनी ताकत बनानी थी। और यहीं से शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का अपनी अलग पहचान और अपना दबदबा कायम करने का काम। इसके लिए उनका सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रैटेजिक कदम था 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना। ये उनका अपना संगठन था जो बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरह से उनकी निजी सेना की तरह काम करता था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। और इसका असर वो आप इस स्लाइड पर साफ देख सकते हैं। 1999 के चुनाव में जीत का अंतर था सिर्फ 7,339 वोट,
लेकिन हिंदू युवा वाहिनी बनाने के बाद 2004 के चुनाव में ये अंतर बढ़कर हो गया 1,42,000। ये एक जबरदस्त उछाल था जिसने उनकी जमीनी ताकत को सबके सामने लाकर रख दिया। अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने के लिए उन्होंने आक्रामक भाषणों का भी सहारा लेना शुरू किया। 2007 में दिया गया ये बयान उनके इसी फायरब्रांड अंदाज को दिखाता है। इस भाषण के नतीजे काफी गंभीर थे। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में दंगे भड़क उठे। आदित्यनाथ को हिंसा भड़काने के आरोप में 11 दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इसके बाद संसद में उनका भावुक हो जाना भी एक बड़ी राजनीतिक घटना बन गया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा चर्चा में ला दिया। बीजेपी के साथ उनका रिश्ता हमेशा से ही एक खिंचतान वाला रहा है। वो अक्सर पार्टी के फैसलों के खिलाफ जाते थे, लेकिन साथ ही ये भी जानते थे कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए उन्हें बीजेपी के मंच की जरूरत है और बीजेपी को भी पूर्वांचल में उनके असर की जरूरत थी। तो ये जरूरत और बगावत का एक अनोखा स्ट्रेटेजिक गठबंधन था। और अब आते हैं कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर, साल 2017 में उनका मुख्यमंत्री बनना, जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। तो हुआ ये कि 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो हर कोई यही मानकर चल रहा था कि मनोज सिन्हा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका नाम लगभग तय हो चुका था। लेकिन राजनीति में जो तय लगता है वो अक्सर होता कहाँ है। लेकिन आखिरी 24 घंटों में पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। हुआ ये कि केशव प्रसाद मौर्य ने मनोज सिन्हा के नाम पर आपत्ति जताई और योगी आदित्यनाथ के साथ हाथ मिला लिया। आदित्यनाथ ने आरएसएस से संपर्क साधा और उनका समर्थन भी हासिल कर लिया। आखिर में बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए अमित शाह के एक फोन कॉल ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से लखनऊ पहुंचाया और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। तो ये है योगी आदित्यनाथ का सफर। उन्होंने मठ से मिली एक राजनीतिक विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसे और ज्यादा आक्रामक बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक बहुत ही शक्तिशाली पहचान कायम की। तो योगी आदित्यनाथ की कहानी धर्म और राजनीति के एक बहुत ही शक्तिशाली संगम को दिखाती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जब आस्था की गद्दी सत्ता का सिंहासन बन जाती है तो ये भविष्य के लिए क्या मायने रखती है।